हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी ऑनेस्ट टॉक 6 फॉर एसएससी सीजीएल 2022 सीरियस एस्पायरेंट्स। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, रॉ स्कोर की। देखो, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2022 की आंसर की आ चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका रॉ स्कोर कितना है और आपकी शिफ्ट कौन सी थी। ठीक है। मैं अगर आपको अपना खुद का रॉ स्कोर बताऊं, तो मेरा जो टोटल स्कोर है वो है 155 आउट ऑफ 200। और जो मेरा एग्जाम था वो था 1 दिसंबर की 4th शिफ्ट को। ठीक है, ये मेरी शिफ्ट थी। सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर जो मेरे मार्क्स हैं वो है 45। रीजनिंग के अंदर जो मार्क्स हैं वो है 47.5। और इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स हैं अगेन वो 45 है। और जीके के मार्क्स मुझे याद नहीं, आप लोग यहाँ से निकाल लेना कि जीके में कितने नंबर है। 17-18 नंबर ऐसे कुछ होंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन गलत क्यों हुए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से एक क्वेश्चन में हुई है और एक और क्वेश्चन है जिसमें भी सेम मिस्टेक हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे काफी अच्छा लगा ये जान के कि काफी सारे लोग जो यहाँ पर इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके नंबर 47.5, 50 मैथ में एक्चुअल में बहुत लोगों के। ठीक है। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये बात जानकर। अब हम लोग बात करते हैं कि आंसर की देखने के बाद आपको ये पता चला होगा कि जो आपकी नाव है, ये जो आपकी नाव है ना, जो सिलेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है, इस नाव में कहां पर छेद है। ये चीज आपको आंसर की देखने के बाद ही पता चली होगी। क्या आपको ये पता चला होगा कि जो आपकी नाव का छेद है, क्या वो छेद मैथमेटिक्स है, या फिर वो रीजनिंग है, या फिर वो इंग्लिश है, या फिर वो जीके है। कहां पर छेद है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रॉब्लम रही हो वो आपको फिक्स करनी है मेंस तक। ठीक है। अब उसको फिक्स करने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, सब कुछ हम लोग अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जो आपकी नाव है उसमें कहां पर छेद था। ठीक है। अब देखो, अगर आप ये चीज अपने आप से नहीं पता कर पा रहे हो तो मैं आपको एक वो देता हूँ, एक आप कह सकते हो कि पैरामीटर देता हूँ। ठीक है। अगर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में से किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्कोर 40 से कम था तो वो सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम है, इस बात को आप लोग एक्सेप्ट करो। ठीक है। जीके में अगर आपका स्कोर 20 नंबर से कम था तो इसका मतलब जीके आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता चल चुकी है। ठीक है। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर ज्यादा कम थे उस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू फिक्स इट। अब आप इसको फिक्स कैसे करोगे। देखो, फिक्स करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप लोग एक पेड कोर्स ले लो। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का, या फिर कहीं से भी आप लोग उस सब्जेक्ट की वो देख लो, लेक्चर्स वगैरह। यूट्यूब पर भी अगर वो फ्री है तो वहां से भी देखो। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका सेल्फ प्रैक्टिस। अब कहां पर क्या करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेड कोर्स एकदम खराब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। पर एक्चुअल में किसको उसकी नीड है, किसको नीड नहीं है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर आपके इंग्लिश में नंबर कम है, ठीक है, अगर आपके इंग्लिश में, मैं कह रहा हूँ कि 35 से कम है, तो सीरियसली आपको इसकी जरूरत है एक पेड कोर्स की। ठीक है, इंग्लिश के अंदर, या फिर फ्री कोर्स में भी जिसमें सारे लेक्चर में सब कुछ कवर करा गया हो, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है। पर ये जो चीज है ना, इसमें आपको मेहनत की जरूरत है, और वो एक ऐसे ही टीचर आपको समझा पाएगा। क्योंकि इंग्लिश में अगर आपके नंबर कम आए हैं, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि ग्रामर वगैरह के रूल्स हों जो आपको पहले से ना पता हो। क्या, तो वो सब चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी अच्छे से। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब, इंग्लिश में अगर आप डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सफिशियंट है। ठीक है, टॉपिक वाइज आप लोग प्रैक्टिस करना 100 क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आरसी की सेपरेटली प्रैक्टिस करना डेली। ठीक है। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, कि मैथ रीजनिंग में क्या करना पड़ेगा आपको। देखो, मैथ्स में अगर आपके नंबर प्रैक्टिस ना होने की वजह से कम हुए तो केवल प्रैक्टिस करना, किसी टीचर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाना, आपकी मैथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। सच बताऊं तो अगर आप केवल सेल्फ प्रैक्टिस करते हो सकता है कि जब आप पेड कोर्स ले रहे हो उससे ज्यादा नंबर आपके यहाँ आ जाए ये चीज करके। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है कि ज्यादा फायदा मिल जाए। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई एक वो लॉन्च होता है पेड कोर्स, तो उसमें जो भी एजुकेटर होता है उसको सारे बच्चों को कंसिडर करना पड़ता है। दे हैव टू कंसिडर ऑल।
अब कंसिडर सबको करना है, इसका मतलब ये है कि वो तुमको डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज नहीं पढ़ाएगा जो जिसका लेवल एक्चुअल में मेंस का हो, ठीक है। उसको एकदम स्टार्ट से पढ़ाना पड़ेगा। स्टार्ट से पढ़ाना पड़ेगा मतलब उसको ये चीज समझानी पड़ेगी कि कोई चीज अगर 15% के फायदे पर जा रही है, सेलिंग प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो वहां पर और भी बच्चे हैं, ठीक है, वरना वो उसकी कंप्लेन करेंगे कि आप हमको बेसिक से नहीं बता रहे, ठीक है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि जो आपकी तैयारी वो थोड़ी सी खराब हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस से काम बना सकते हो मैथ्स या फिर रीजनिंग के अंदर, आपको केवल सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई? क्योंकि आपको भी पता है कि मेंस के सवाल का लेवल काफी अच्छा होगा। वो अगर आप करना चाहते हो वो आप एक्चुअल में खुद से ही कर सकते हो। यहां पर जो चीज आप 3-4 घंटे में सीख पाओगे, सेल्फ प्रैक्टिस में वही चीज आप हो सकता है कि 2 घंटे में सीख जाओ, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन के मेथड्स होते हैं बेस्ट, आप लोग कहते हो कि हम लोग को वो नहीं पता कि क्वेश्चन में कौन सा वो लगाना है, बेस्ट मेथड या फिर बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच तो वो है ना जिससे आप क्वेश्चन को कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लोग क्वेश्चन को करते हो इस तरीके से, जैसे आपके पास कोई भी कॉस्ट प्राइस है 29,000, कुछ भी क्वेश्चन में कंडीशंस दी हो, इंटू 11/10 आपको करना है, फिर इंटू 9/10 आपको करना है। इससे अगर आपका आंसर आ रहा है, अगर ये अप्रोच आपका है, ठीक है, पेड कोर्स में अगर टीचर बता रहे हैं सेम चीज को ऐसे कि 10 से 11 लिख दो, 9 से 10 लिख दो, और यहाँ पर जो भी होगा उस वैल्यू को आप लोग कर दो इक्वेट, ठीक है। तो ये आपका मेथड, देखो बेसिकली दोनों मेथड सेम ही है, पर जो भी चीज आपको पहले स्ट्राइक करती है वो आपके लिए बेस्ट है, क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि जो भी मेथड आपका है वो मेथड बेस्ट है, ठीक है। उसी पे आप लोग स्टिक करो, उसको आप लोग परफेक्ट करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को एक्स लेके जल्दी सॉल्व कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को लेकर बैठे रहते हैं इसमें हमको क्या मेथड लगाना है कि हमारा आंसर आ पाए, फिर भी उनसे वो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो जो भी मेथड आप यूज करते हो एग्जाम के अंदर, वही मेथड बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। उसी में आपको परफेक्ट होना है, उसी में आपको परफेक्ट होना है, जिससे आप ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। किसी भी पेड कोर्स में 2 महीने में आप ऐसा कुछ नहीं सीख पाओगे जिससे मैजिकली आपके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी आ जाए कि जो भी मेथड वहां पे टीचर के हैं वो मेथड आपके अंदर आ जाए, ठीक है। आपके खुद के मेथड्स मैथ्स के अंदर कुछ ना कुछ होंगे, वही आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? रीजनिंग के लिए भी सेम चीज है कि सेल्फ प्रैक्टिस करो यार, अगर सच में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो, क्या अगर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक हैं तो आपको पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज मैं आपकी अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवॉइड स्पून फीडिंग। देखो अगर आप कोर्स लेना भी चाहते हो या फिर किसी भी टीचर के आप लोग यूट्यूब वगैरह पर लेक्चर्स देख रहे हो, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, बिल्कुल देखो। हर किसी का एक फेज होता है लर्निंग का, उसमें चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा चुका हूं, लर्निंग, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये 3 फेज होते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां पर हो लर्निंग फेज में, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, आप अभी भी मेंस के अंदर बहुत अच्छा फोड़ सकते हो और आप बहुत अच्छी रैंक लगा सकते हो, ठीक है। पर लर्निंग फेज में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये होती है कि वो स्पून फीडिंग पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको सब चीज चाहिए कि उनको मिल जाए डायरेक्टली और उससे उनका इंप्रूवमेंट हो जाए, और वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। स्पून फीडिंग से केवल आपका नुकसान हो सकता है। स्पून फीडिंग का मतलब पता है क्या होता है? स्पून फीडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई भी कोर्स लिया है, वहां पर परसेंटेज की क्लास चल रही है और आप आराम से लेट के उस क्लास को देख रहे हो, ठीक है। आपने 200 क्वेश्चन कर लिए, 300 क्वेश्चन कर लिए वीडियो के थ्रू, पर एक भी मेथड आपको उसमें ऐसा नहीं होगा जिससे एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन तुमने खुद से प्रैक्टिस नहीं करे, ठीक है। तो ये होती है स्पून फीडिंग, कि आप लोग क्वेश्चन के पहले वो देख रहे हो वीडियोस, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप उसे सीख गए। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस करे होते बाय सेल्फ, उसके बाद आप वीडियो में देखते कि जो मेथड है क्या उसमें कोई ना कोई हो सकता था इंप्रूवमेंट, ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो स्पून फीडिंग से बचो। ऐसे में हो सकता है कि आपको लगे कि आपने सब कुछ कर लिया, पर एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन देखा हुआ है, पर फिर भी मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पा, ठीक है। इसमें टीचर की कोई भी मिस्टेक नहीं है। आप सोचो कि जो आपका एजुकेटर है ये उसकी गलती है कि वो आपको स्पून फीडिंग करा रहा है, नहीं। एजुकेटर को तो ऐसी चीज पढ़ानी पड़ेगी कि जो एक्चुअल में हर किसी के लिए बेस्ट हो, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को ऐसी पोजीशन में लाओ तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। प्रॉब्लम पता है क्या है?
आजकल लोग ये चाहते ही नहीं कि उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो। जैसे अगर आपके सामने कोई भी एक सवाल है, मैथ का आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल क्या होता है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आया किसी पर, तो वो उसका सॉल्यूशन देखने के लिए भागता है कि उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाए, मुझे उसका सॉल्यूशन देखना है। जबकि करना ये चाहिए कि उस क्वेश्चन को आपको खुद से फिर से ट्राई करना है, ठीक है। आपको उसको ट्राई करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन को आप एक्चुअल में खुद ही तो सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कि उस क्वेश्चन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा, ठीक है। अब लगता है लोगों को क्या है कि जब हम इसको ट्राई कर रहे हैं तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है प्रॉफिट लॉस का, जो देखने में आसान था पर आपसे नहीं हो रहा, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको ट्राई करता रहा तो मेरे 10 मिनट वेस्ट होंगे, इससे अच्छा ये है कि मैं इसका सॉल्यूशन किसी से पूछ लूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉल्यूशन जब तुमको मिल गया तो ये क्वेश्चन तुमको कभी भी याद नहीं रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखकर। जब तुमने किसी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करा है, जब तुम्हारे इसमें 10 मिनट गए हैं, तो तुमको बहुत सारे ऐसे मेथड याद आएंगे तो तुम इस क्वेश्चन में लगा रहे थे, और तुमको तब ये एग्जाम के अंदर पहली बात आपके तरीके से याद आएगी कि उस क्वेश्चन को हमने कैसे करा था, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो जो आपकी मेमोरी है उसके अंदर क्वेश्चन छप जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग सारी चीजों को अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो वही बात है कि यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसके अंदर, तब तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वही बात है कि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज में अगर आप लोग आराम से ही बैठे रहोगे तो उससे कोई भी आपके मसल्स बिल्ड नहीं होंगे, जब तक आप लोग खुद को पुश ना करो इसमें, ठीक है। जब तक आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस ना करो, तब तक एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट भी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम चीज जो आप करोगे वो प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डेली अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हर सब्जेक्ट के, तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि आपकी 500 से कम रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बात करते हैं लेवल अप योर गेम। लेवल अप योर गेम इसका मतलब यार ये है कि पहले आप मुझे बताओ कि जब आप लोगों ने एग्जाम दिया था प्री का, एग्जाम आसान था, फिर भी आपने देखा होगा कि आपके नंबर एक्चुअल में ऐसे नहीं आ पाए कि आप ये कह सको कि आपने अपना एग्जाम में बेस्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट करके आए हो तो आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो बेस्ट लेवल है वो आपको खुद नहीं पता कि वो लेवल एक्चुअल में कहां तक हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जरूरत है कि आप अपने गेम को एक लेवल अप करो। डेवलप करने से मेरा क्या मतलब है? डेवलप करने से मेरा मतलब ये है, जैसे अगर मैं मान के चलूं एग्जाम में मेंस के अंदर जो सवाल आने वाला है, 3 और 3 कितना होता है, ठीक है। जो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि 321 प्लस 147 क्या है, ठीक है। ताकि ये चीज आपको एग्जाम के अंदर एकदम हलवा लगे, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि या तो आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मैथ्स के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं, या तो आप लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ऑल, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि उससे आपका लेवल अप नहीं होगा। क्यों लेवल अप नहीं होगा? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनमें से एक्चुअल में यार तो 70 to 80% क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन एकदम ईजी है, ठीक है। तो वहां से हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए पर आपका लेवल अप नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं से भी अगर आपको एक ऐसा कंपाइलेशन मिल रहा है जिसमें जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है, हार्ड या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो कि फिल्टर्ड हो, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल वंस, तो इनको आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इनको प्रैक्टिस करने में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? तुम आराम से इनको प्रैक्टिस तो करो, जब तुम एग्जाम दोगे तब तुमको एग्जाम बहुत आसान लगेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि एग्जाम बहुत इजी आया, जबकि एग्जाम इजी नहीं होता। वो इसलिए होता है कि उन लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, उसका लेवल एग्जाम से काफी ऊपर था, ठीक है। तो यार वही बात है कि अगर तुमको लाइफ में यहां तक जाना है, ठीक है, यहां तक अगर तुमको जाना है तो तुमको प्रैक्टिस यहां की करनी पड़ेगी, ताकि जब आप एक्चुअल में एग्जाम के अंदर बैठे हो तो ये चीज आपको मजाक लगे, ठीक है, आपको लगे कि एग्जाम कितना आसान आ गया। अब वहीं अगर कोई ऐसा है जिसने यहां तक प्रैक्टिस करी है, सोचा है कि एग्जाम तो आसान आता है, उसको ये चीज बहुत मुश्किल लगेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि काफी चीजें मैं आपको इसमें समझा पाया हूँ, ठीक है। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है।
बस इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।